बाबा साहब कह के गए हैं कि यह देश संविधान के आधार पर चलेगा, मगर उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि अगर संविधान का मिसयूज हुआ तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इस किताब को जला दूंगा। जितने लोग बॉर्डर में शहीद होते हैं उससे ज्यादा गटर साफ करते हुए हो जाते हैं, मगर उनके लिए तो कोई मौन तक नहीं रखता। वैसे भी जो आवाज उठाता है उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया जाता है और फिर खत्म कर दिया जाता है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लालगांव विलेज से होती है, जहां पर दो लड़कियों को एक बस के अंदर मारा जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं अयान रंजन, जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाई करके IPS ऑफिसर बने हैं, उनकी पोस्टिंग लालगांव में होती है। वह बहुत एक्साइटेड होते हैं विलेज लाइफ देखने के लिए, मगर वह जैसे ही विलेज में एंटर करते हैं पहली बार जात पात का डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, मगर वह इन चीजों में बिलीव नहीं करते। वहाँ पर सर्कल ऑफिसर ब्रह्मदत्त सिंह, सब इंस्पेक्टर किशन जादव और भी बाकी ऑफिसर्स उनका वेलकम करते हैं और रात में उनके आने की खुशी में एक पार्टी पुलिस स्टेशन में रखते हैं, जहाँ पर अयान अपने कॉलेज फ्रेंड सत्येंद्र राय से मिलता है और वह भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मगर वह पार्टी में अयान के सामने थोड़ा डरा डरा फील करता है। अयान को आए अभी एक दिन ही हुआ होता है, मगर अगले दिन अयान के पास एक बड़ी खबर आती है कि दो लड़कियों की लाश पेड़ में लटकी मिली है। अयान यह देखकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसी दरिंदगी नहीं देखी होती। यह वही दो लड़कियां होती हैं जिन्हें बस में मारा जा रहा था। दोनों लड़कियां दलित कास्ट की होती हैं। ऑफिसर ब्रह्मदत्त अयान को बताता है दोनों लड़कियां कजन हैं और साथ में दोनों में संबंध था, इसलिए इनके पिता ने ही इन्हें मारकर लटका दिया। ऑनर किलिंग का केस है। मगर तभी ब्रह्मदत्त बोलता है कि 12 तारीख की शाम को 3 लड़कियां गायब हुई थी, 2 तो मार दी गई और तीसरी की खबर नहीं। अयान विलेज की सारी इंफॉर्मेशन अपनी वाइफ अदिति रंजन को देता है, जो इस वक्त दिल्ली में है और प्रोफेशन से सोशल एक्टिविस्ट है, जो बोलती है मुझे नहीं लगता यह ऑनर किलिंग है। यह बात अयान के दिमाग में स्टक कर जाती है। अगले दिन अयान सब इंस्पेक्टर किशन जादव को ऑर्डर देता है कि तीसरी लड़की पूजा की मिसिंग केस की FIR अभी दर्ज करो और इधर लड़कियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अयान उन लड़कियों की फैमिली से मिलता है, जो उन्हें बताती है उनकी लड़कियां मजदूरी का काम करती थी, वो भी लोकल बिल्डर अंशु निहारिया के लिए। मगर एक दिन जब पूजा, शानू और ममता ने 3 रुपए बढ़ाने को बोला तो अंशु ने इन्हें खूब मारा। तब तीनों ने यह काम छोड़ के चमड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अंशु निहारिया लोकल मिनिस्टर रामलाल निहारिया का बेटा है, इसलिए अपना रौब छोटी जात वालों पर जमाता रहता है। यह इंफॉर्मेशन पाने के बाद अयान अपने ऑफिसर्स पर जोर डालता है कि हमें जल्द से जल्द तीसरी लड़की पूजा को ढूंढना होगा। तभी अयान को खबर मिलती है सत्येंद्र राय सुबह 4 बजे से अपने घर से कहीं चले गए हैं और अभी तक लौटे नहीं। इधर ब्रह्मदत्त हॉस्पिटल जाता है लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, जिसमें लिखा होता है कि लड़कियों का गैंग रेप हुआ था, वो भी काफी दिनों तक। मगर ब्रह्मदत्त डॉक्टर मालती राम को डराता है कि अगर यह इंफॉर्मेशन बाहर निकली तो मिनिस्टर रामलाल जी तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे इस गांव में। ब्रह्मदत्त की धमकी की वजह से मालती रिपोर्ट में साइन नहीं करती और उसके कहने पर बस ऑनर किलिंग की रिपोर्ट बनाकर दे देती है। इधर जादेव और जूनियर ऑफिसर्स चमड़ा फैक्ट्री जा रहे होते हैं छानबीन के लिए, तभी उन पर आग के गोलों से हमला होता है, जिसमें उनकी पूरी कार जल जाती है। यह हमला निषाद और उनके आदमी करते हैं। यह एक तरह के दलित ग्रुप एक्टिविस्ट हैं जो जस्टिस के लिए लड़ते हैं। इनकी पार्टी का नाम है भीम संघर्ष सेना। हॉस्पिटल से ऑनर किलिंग की रिपोर्ट आने के बाद शानू और ममता की बॉडी को उनके माँ बाप को सौंप दी जाती है ताकि अंतिम संस्कार कर सके और पुलिस शानू और ममता के पिता को जेल में डाल देती है ऑनर किलिंग के केस में। अयान जातिव का बयान लेता है अगले दिन कि उनकी कार पर हमला कैसे हुआ। उनकी बातें सुनने के बाद वह और ज्यादा डिटर्मिन हो जाता है केस सॉल्व करने के लिए। अयान से मिलने पूजा की बड़ी बहन गोरा आती है, जो बताती है कि निषाद बुरा आदमी नहीं है, बस ऊंची जाति के लोग जात पात की वजह से हम दलितों को नीचा दिखाते रहते। तभी अयान को समझ आता है कि इस गांव में दलित के साथ असल में जुल्म हो रहा है। वह सीधा डॉक्टर मालती राम से मिलता है, जो अयान के दबाव देने पर बताती है कि शानू और ममता के साथ गैंग रेप हुआ था और बाद में उन्हें मार कर लटका दिया गया। इसके बाद अयान फैक्ट्री का रास्ता और गांव तक जाने के रास्तों को देखता है ताकि कुछ पूजा की खबर मिल सके। तभी अयान बाकी ऑफिसर्स के साथ एक तालाब के पास पहुंचता है, जिसके उस पार बस जंगल है, मगर तालाब बहुत चौड़ा है जिसे पार करना मुश्किल है। तभी अयान
अयान को पूजा की एक चप्पल मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि पूजा यहीं से उस पार गई है। तभी एक दुकान वाले से पता लगता है कि उस दिन उन 3 लड़कियों का पीछा करते हुए एक पीली बस भी गई थी। अयान अपने पुलिस स्टेशन में आर्टिकल 15 का नोटिस लगाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार है। इसके बाद अयान अंशु निहारिया से पूछताछ करता है, जिसकी बातों से पता लगता है कि यह लोग जो दलित के साथ कर रहे हैं उनका इन्हें अफसोस नहीं है। अंशु का डीएनए टेस्ट किया जाता है और मालती को डीएनए सैंपल के साथ लखनऊ भेज दिया जाता है, ताकि डीएनए सैंपल को लड़कियों में पाए गए स्पर्म के साथ टेस्ट कर सके। इधर अयान निषाद से मिलता है। निषाद जात से दलित है और दलित लोग इस वक्त प्रोटेस्ट में है अपने अधिकार के लिए, और अयान चाहता है कि निषाद यह प्रोटेस्ट हटा सके, क्योंकि उन्हें उस तालाब की तलाशी लेनी होगी पूजा को ढूंढने के लिए, और यह दलितों के बिना मुमकिन नहीं है। अयान की बातें सुनने के बाद निषाद कुछ लोगों को अयान की मदद के लिए भेज देता है, जहाँ पर पूजा का सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तभी अयान को डॉक्टर मालती से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अंशु निहारिया ने शानू और ममता का रेप किया था। पुलिस सीधा उसके घर जाती है। तभी अयान की नजर अंशु के घर से जुड़ते स्कूल पर पड़ती है, जहाँ पर पीली बस खड़ी होती है। स्कूल की छानबीन करने पर उन्हें एक रस्सी, कुछ बाल, कपड़ा मिलते हैं, जिसके टेस्ट करने पर पता चलता है कि वह रस्सी से उन लड़कियों को बांधा गया था। वह बाल भी शानू और ममता के हैं और कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था, मगर उन्हें अंशु नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं ऑफिसर ब्रह्मदत्त ने ही अंशु को छुपा रखा होता है, मगर अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मदत्त अंशु और उसके दोस्त को गोली मार देता है। ब्रह्मदत्त ने भी रेप किया था। मिनिस्टर रामलाल निहारिया के कहने पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर पानीकर अयान को सस्पेंड करने की धमकी देता है, मगर अयान रुकता नहीं है और फाइनली सतेंद्र को ढूंढ लेता है, जो उसे बताता है कि उस रात अंशु ने एक पार्टी रखी थी, जहां पर नशे की हालत में अंशु, ब्रह्मदत्त और कांस्टेबल निहाल ने उन लड़कियों का रेप किया बहुत बार। बाद में उनकी बॉडी पेड़ से लटका दी गई। कांस्टेबल निहाल अयान के अंडर काम करते हैं। गिल्ट की वजह से कांस्टेबल निहाल सुसाइड कर लेता है। अयान के कहने पर जावेद ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार कर लेता है। सीबीआई ऑफिसर पानीकर अयान को धमकी देता है उन्हें केस से निकाल दिया जाएगा, मगर अयान ने पहले ही सारे एविडेंस होम मिनिस्टर को सबमिट कर दिए होते हैं। अयान और बाकी ऑफिसर्स वह तालाब पार करके फाइनली पूजा को ढूंढ लेते हैं, जो बहुत प्यासी और भूखी होती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। पूजा के ठीक होने के बाद उसके बयान को लेकर ब्रह्मदत्त को 11 साल की सजा सुनाई जाती है, मगर दंगों की वजह से निषाद को गोली मार दी जाती है। शानू और ममता के पिता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। मैं और तुम इन्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी जिंदगियां हमारे ऊपर ही टिकी हैं। जिन खेतों में इनका अनाज उगता है वहाँ मजदूरी हम करते हैं, इनका मैला हम उठाते हैं, इनकी लाशें हम जलाते हैं। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। बस जो भी काम तुम करते हो बंद कर दो, तभी हमारी आवाज को सुना जाएगा। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।